चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 हीट कैपेसिटी। इधर आप मुझे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए किसी की भी। हीट कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड। सुनेंगे अच्छे से क्या कह रहे हैं। They are saying you that 5.6 decimeter cube of an unknown gas requires 52.25 joules of heat to increase the temperature by 10 degrees Celsius at STP at constant volume. STP कंडीशन पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक अननोन गैस को 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितने गैस का, दैट इज 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्स 52.25 जूल्स ऑफ हीट। आपसे बोला सीपी निकालो, सीवी निकालो, एटॉमिसिटी फाइंड आउट करो। पहली चीज बेटा, आपको जो सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं, दे हैव गिवन यू द थिंग्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखी है, इसका मतलब क्लियर कट है दैट कि अगर हम चाहें तो वी कैन कैलकुलेट द CV बिकॉज CV इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द CV दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके लिए निकलती थी, 1 मोल ऑफ अ गैस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। अभी हमको कितना गैस गिवन है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस गिवन है एंड 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए गिवन है। तो बेटा पहली चीज 5.6 डेसीमीटर क्यूब को वी नीड टू कन्वर्ट इट टू 22.4 liters, क्योंकि 1 mole of any particular gas at STP condition contains 22.4 liters of that particular gas। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 1 mole of any gas at STP contains 22.4 liters of that particular gas। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में आपको 10 लीटर्स के लिए हीट दे रखी है। आपको कितने लीटर्स, 10 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट दे रखी है। आपको कितने डिग्री सेल्सियस के लिए निकालनी होती है, निकालते हैं, दैट्स इट। देखो मैं लिख रहा हूं फॉर 5.6 dm क्यूब ऑफ एन अननोन गैस at STP for 10 degrees Celsius requires 52.25 joules of heat। यही गिवन था बेटा। मैं 5.6 डीएम क्यूब को 22.4 डीएम क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं यूनिटरी मेथड से। सो फॉर 22.4 डीएम क्यूब of a unknown gas at STP for 10 degrees Celsius would require can I write it like this, 5.6 के लिए गिवन थी, 22.4 के लिए निकालनी थी, तो डिवाइडेड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 एंड फॉर 22.4 डिग्री सेल्सियस 22.4 डेसीमीटर क्यूब फॉर 1 डिग्री सेल्सियस द हीट रिक्वायर्ड वुड बी कैन आई राइट इट लाइक दिस, बोलो बेटा कैन वी 5.6 से ये कैंसिल 4 209 by 10 comes out to be 20.9 joule per degree Celsius mole। This comes out to be CV क्योंकि the things are being given to us at constant volume। constant volume पे given है तो we have calculated CV। और एक बार बेटा CV आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है, बट N हमने 1 ले लिया, 1 मोल के लिए फाइंड आउट करी है, दैट्स व्हाई इट वुड बी R. सो Cp क्या हो जाएगा? Cv प्लस R. सो 20.9 प्लस 8.314, 29.214 जूल पर डिग्री सेल्सियस मोल. ये आ गया बेटा Cv और Cp दोनों. उसके बाद क्या करते हैं हम? गामा निकालते हैं. गामा इज Cp बाय Cv. Cp कितना है? 29.214 बाय 20.9 comes out to be, it would somewhere come out to be equal to 1.40, which is diatomic gas. बोलो बेटा. Clear? This was unsolved question number 1 for molar heat capacity. चले बेटा आगे. हो क्या? Molar heat capacity at constant volume. Cp is molar heat capacity at constant pressure. Gamma is a term being used to calculate atomicity of the gas. चलो बेटा नोट डाउन कर लिया. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व्ड का. 49 क्वेश्चन बेटा. It is required to increase the temperature of a swimming pool from कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. कितना वॉल्यूम कुछ दे रखे? कितना स्विमिंग पूल की वाटर? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल इज 10 रेज टू द पावर 5 लीटर्स. और कुछ है बेटा? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी कितना दे रखा है? जूल पर डिग्री सेल्सियस ग्राम. ये दे रखा है बेटा. आपसे बोला यू नीड टू कैलकुलेट द हीट, मीनिंगली वी नीड टू कैलकुलेट Q. बेटा हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. तो आपके पास M नहीं है बेटा, आपके पास C है. यस. आपके पास डेल्टा T है. यस. बट वी आर नॉट हैविंग विद M. तो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml. तो जितनी आपके पास वॉल्यूम होगी उतनी ही सेम क्या हो जाएगी? उसका मास हो जाएगा. बस इसको mls में कर लेते हैं. 10⁵ लीटर्स मीन्स 10⁸ ml. Or we can also say that mass of water would also be 10⁸ grams, since density of water is
1 gram/ml. So formula is Q is equal to mc delta T. M 10 raised to the power 8 into 4.184 into difference of temperature is, फाइंड आउट करेंगे, यहां से आ जाएगा दिस मच जूल्स वुड बी द आंसर. बोलो बेटा. डन. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. देव पढ़ थर्ड क्वेश्चन. एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. बेटा आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.313 एंड मोलर मास दे दिया 40 ग्राम पर मोल. यू नीड टू कैलकुलेट द गामा, दैट इज एटॉमिसिटी वी हैव टू डिसाइड एंड व्हिच कैन बी डिसाइडेड ओनली इफ वी नो द गामा. गामा निकालना है ना, गामा के लिए सीपी और सीबी चाहिए होगा एंड दीज थिंग्स आर बीइंग गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. अब ध्यान से सुनोगे बेटा क्या चीज है. यहाँ पे आपको सीपी चाहिए, सीवी चाहिए, उसके बाद गामा निकलेगा और कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है. तो वी कैन थिंक ओवर टू कैलकुलेट द सीवी. सीवी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन थिंक अबाउट. और सीवी क्या होता है बेटा? मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मूलर हीट कैपेसिटी किसके लिए निकलती है? 1 मोल के लिए. यही होता है बेटा. आपको जो हीट दे रखी है दिस हीट इज स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट होती है किसके लिए? 1 ग्राम के लिए. अगर बेटा 1 ग्राम के लिए हीट दे रखी है और 1 मोल के लिए हीट पूछी है, तो अगर मैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या 1 मोल के लिए हीट आ जाएगी? बिकॉज मोलर मास होता ही क्या है? मोलर मास इज बेसिकली द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन 1 मोल. किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में कितना मास प्रेजेंट है उसी को हम क्या नाम देते हैं? मोलर मास का नाम देते हैं. सो इसका मोलर मास हमें दे दिया 40 ग्राम पर मोल. मतलब 1 मोल ऑफ दिस एलिमेंट्री गैस कंटेन्स 40 ग्राम्स. आपको 1 ग्राम के लिए हीट पता है. आप अगर उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 ग्राम्स के लिए हीट आ जाएगी. और 40 ग्राम्स की हीट ही तो क्या है? मोलर हीट. क्योंकि 1 मोल मींस 40 gram of that particular gas. So shall I write that CV is equal to C into, किसी को ये प्रॉब्लम है सर क्या किया आपने CV के लिए? बोलो. हाँ बोल बेटा. बेटा C क्या है? स्मॉल c कितने ग्राम्स के लिए होती है? ठीक है. और मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल में कितना ग्राम है? कितना है 1 मोल में ग्राम्स? अगर 1 मोल के लिए हीट पता है, 40 ग्राम्स के लिए हीट पता लग जाएगी तो 1 मोल की हीट पता लग जाएगी. तो 1 मोल की हीट निकालने के लिए 1 ग्राम की हीट इंटू 40, दैट वुड कम आउट टू बी द 1 मोल की हीट. वही तो किया बस. सो 0.313 इंटू 40. यहां से क्या बेटा आपके पास CV आ गया. CV आने के बाद CP निकालना मुश्किल है क्या? CP माइनस CV इज इक्वल टू NR. और N भी नहीं लूंगा, R लूंगा क्योंकि 1 मोल की मैं पहले ही बात कर ली ऊपर.
तो Cp would come out to be R plus Cv, यहां से Cp आ गया, और Cp और Cv आने के बाद गामा इज Cp by Cv, that's it. गामा would come out to be Cp by Cv. जो भी आएगा गामा उसके अकॉर्डिंग इट वुड बी अ मोनोएटॉमिक गैस और अ डायटोमिक गैस और अ ट्राइटोमिक गैस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट गामा इज कमिंग आउट टू बी. शायद 1.66 के अराउंड आएगा, इट वुड बी अ मोनोएटॉमिक गैस. किसकी बेटा? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है. दिस वुड बी जूल पर डिग्री सेल्सियस मोल, and this would also be joule per degree Celsius mole. Done. चले बेटा आगे. If noted, gas constant 8.314 वैल्यू. चलो बेटा, ठीक है. अब सब चीज बंद कर दो. पहले जो चीज सिखा रहा हूं उसको सुन लो अच्छे से, उसके बाद आराम से नोट डाउन करना जो करना है हमें. पहले सीखोगे उसके बाद, क्योंकि अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, शॉर्ट शॉर्ट है. वो वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं अब. फर्स्ट थिंग कम्स है सर, व्हाट डू वी मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन. होती क्या है सर थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये कैसे पता चलेगा. बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जब तक थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं पता तो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. पहली चीज तो यही पता होनी चाहिए कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन है क्या चीज. सो लेट्स से कोई भी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मान रहा हूं मैं, वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन, दैट इज H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 gas gives H2O liquid. This is an equation beta, but this equation is not being termed as a thermochemical equation. This is not a thermochemical equation. सर क्यों, या फिर होती क्या है सर थर्मोकेमिकल इक्वेशन. बोलते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन के साथ अगर आप ये स्पेसिफाई करते हो दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग सप्लाइड फॉर दैट रिएक्शन टू टेक प्लेस, or how much amount of heat is being released when that reaction takes place, we call it to be a thermochemical equation. मतलब किसी भी reaction के साथ heat supplied और heat released अगर आप mention करते हो, then that equation becomes a thermochemical equation. This general equation can also be made a thermochemical equation if I specify the heat supplied or heat released in doing this particular रिएक्शन. सो अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूं, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं आपको, लेट्स से H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड प्लस 100 किलोजूल पर मोल. मतलब कहने का है बेटा कि इस रिएक्शन को होने पर 100 किलोजूल्स ऑफ हीट वुड बी रिलीज्ड. अगर राइट हैंड साइड पे हीट मैंने प्लस करके दिखाई है, इसका मतलब हीट इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट. क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सिंपल चीज. इसी को अगर मैं कहना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो कॉल इट टू बी H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 gas gives H2O liquid and delta H is -100 किलोजूल पर मोल. बेटा अगर कभी भी हीट रिलीज हो रही है तो हर समय ध्यान रखोगे डेल्टा H वुड ऑलवेज कम आउट टू बी
नेगेटिव, और जब भी आपको अगर हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो डेल्टा एच वुड कम आउट टू बी पॉजिटिव। अभी हीट रिलीज हो रही थी बेटा बिकॉज द हीट वाज बीइंग शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, मीनिंगली हीट इज बीइंग रिलीज्ड, सो द heat is being shown as delta H is minus of 100 kilojoules per mole. This thing, these two equations are given the name of thermochemical equations. इन दोनों equations को मैं क्या नाम देता हूं बेटा? Thermochemical equations का नाम देता हूं. This was not thermochemical equation, but these two are. Because in these two reactions I have specified the heat released or heat supplied. अगर वो स्पेसिफाई नहीं होती तो हम नहीं कह सकते उसको थर्मोकेमिकल. अब आपका क्वेश्चन एक और आ सकता है, सर यहाँ पे आपको कैसे पता 100 किलो जूल्स हीट रिलीज हुई है, सप्लाई करी है? बेटा मैंने वो हाइपोथेटिकली लिया, मुझे नहीं पता, हो सकता है 200 होता, 300 होता, 500 होता, 2 किलो जूल होता, आई डोंट नो. I have taken it to be hypothetically that 100 kilojoules of heat is being released when this reaction is carried out. तो heat supplied या heat released mentioned होनी चाहिए, वो कितनी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. इतनी बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी बात आती है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और enthalpy change. What do we mean by enthalpy of a reaction and enthalpy change? So let's say, हाँ बेटा, सप्लाई को राइट साइड पे कैसे लिख देगा बेटा? रिलीज को भी राइट पे लिखेगा, सप्लाई को भी राइट पे लिखेगा. सप्लाई करेगा तो यहाँ सप्लाई करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. हाँ, डेल्टा एच इज पॉजिटिव इन दैट केस. एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज. सो मान लो बेटा एक रिएक्शन है, A टाइम्स ऑफ A गैस प्लस B टाइम्स ऑफ B गैस गिव्स C टाइम्स ऑफ C गैस प्लस D टाइम्स ऑफ D गैस. ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन. एंथैल्पी कभी भी ध्यान रखना दैट एंथैल्पी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर 1 मोल. कभी भी एंथैल्पी आपको या तो गिवन हो या आपको कभी क्वेश्चन में निकालनी हो, एंथैल्पी इज ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड और ऑलवेज बीइंग गिवन फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ये चीज हर समय ध्यान रखोगे. आप देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन भी करा है पर मोल, per mole, because enthalpy is always and always being calculated or given for per mole. अब बोलता है this reaction is being carried out. इस रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए हमको जो भी हीट का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का मतलब जो भी प्रोडक्ट्स की हीट होएगी और जो भी रिएक्टेंट्स की हीट होएगी, उसका जो डिफरेंस आएगा दोनों की हीट का, उस डिफरेंस ऑफ हीट को हम क्या नाम देते हैं? एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. ये जो आपने लिखा है बेटा, दिस इज ओनली द एंथैल्पी चेंज. इसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज. सो अगर मैं लिखना चाहूं delta H would be summation of H for products minus summation of H for reactants. Delta H is H for products minus H for reactants. और H for products में क्या हो जाएगा बेटा अगर मैं कहना चाहूं तो? C into enthalpy of C plus D into enthalpy of D minus A into enthalpy of A plus B into enthalpy of B. क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया बेटा, enthalpy is always and always being calculated for 1 mole. तो बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे A नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 1 मोल की एंथैल्पी इनटू A करना पड़ेगा. B नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 1 मोल की एंथैल्पी इनटू B. C नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 1 मोल की एंथैल्पी इनटू C. और D नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 1 मोल की एंथैल्पी इनटू D. इसीलिए मैंने एंथैल्पीज को HA, HB, HC, HD को मल्टीप्लाइड बाय ABCD किया है. स्मॉल ABCD से जो मल्टीप्लाई किया.
बात समझे? तो किसी भी रिएक्शन की अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है बेटा, तो यू टेक द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स, यू वुड गेट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. बेटा दिस एंथैल्पी चेंज may come out to be positive और this enthalpy change may come out to be negative. दोनों चीजें पॉसिबल है एंथैल्पी चेंज के लिए. It can come out to be positive as well as it can come out to be negative. बात समझ गए? कोई दिक्कत? पक्का? अब बेटा एंथैल्पीज कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज हो सकती हैं. लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी चीज को फॉर्म होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ रही है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, उसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन, किसी भी चीज की कंबशन होने के लिए, कंबशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, बर्न करना, इस कंबशन. तो किसी भी चीज की कंबशन होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो या रिलीज हो रही है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. Similarly, there can be enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, enthalpy of solution, enthalpy of hydration. There are many different types of enthalpies. But one thing is common in all, that enthalpy would always and always being carried out for is calculated for 1 mole of a substance. चाहे वो formation की हो, चाहे वो कंबशन हो, सब्लिमेशन हो, फ्यूजन हो, वेपराइजेशन हो, सॉल्यूशन हो, हाइड्रेशन हो, एनी एंथैल्पी, it would always be calculated for 1 mole of a substance. Starting off with different types of enthalpy. सबसे पहली एंथैल्पी आती है बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैसे निकलती है? मान लो कोई चीज फॉर्म हो रही है. कैसे फॉर्म हो रही है कोई भी चीज बेटा? देयर इज अ केस दैट, लेट से एक रिएक्शन दिखा रहे हैं हम, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, एंड इसको डिनोट किससे करते हो? डेल्टा एफ एच. एफ इज फॉर द फॉर्मेशन, कुछ और नहीं है एफ, इट इज फॉर फॉर्मेशन. सो the enthalpy for this particular reaction would be delta FH. बात आती है होती क्या है? डेल्टा एफ एच को अगर मुझे डिफाइन करना है तो व्हाट वुड बी डेल्टा एफ एच? सो आई एम डिफाइनिंग इट, ध्यान से सुनना. द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड or released when 1 mole of a substance is formed from its reactants. अपने रिएक्टेंट से 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या रिलीज होगी, आइदर वे कैन बी देयर, उस हीट को हम क्या नाम देंगे? दैट वुड बी गिवन द नेम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अगर फॉर्मेशन की है, अगर कंबशन की होगी तो 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंबस्ट करने के लिए, वेपराइजेशन की होगी तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूजन की होगी तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को फ्यूज करने के लिए, फ्यूजेस मेल्ट करने के लिए. 1 मोल ऑफ सब्लिमेशन की बात करूं तो वो हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो एंथैल्पी वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, प्रोवाइडेड वो कौन सा प्रोसेस आपसे बोल रहे हैं, फॉर्मेशन बोल रहे हैं, सब्लिमेशन बोल रहे हैं, फ्यूजन बोल रहे हैं, वेपराइजेशन बोल रहे हैं, डिपेंड्स, जोन सा भी वो प्रोसेस बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वी वुड वर्क ऑन टू इट. बात समझ गए बेटा इतनी? यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एक और डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी आती है जिसको बोलते हैं डेल्टा एफ एच नॉट. इसको आप नाम देते हो बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन। नॉट का मतलब होता है बेटा द सेम एंथैल्पी, द सेम प्रोसेस इफ इट इज बीइंग कैरिड आउट एट 298 kelvins and 1 atm pressure, then the heat that would be supplied or released is given by delta F H naught if the process is being carried out at 298 Kelvin and 1 atm pressure. सेम एंथैल्पी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट होती है तो उसी एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ गए बेटा? आगे चल सकता हूं? ठीक है। क्या बेटा? बोला तो यार कि स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो एंथैल्पी जरूर से चेंज होगी। सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ लेट्स से कंबशन। इसको डिनोट करते हो डेल्टा सी एच से। कंबशन का मतलब क्या? कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, हीट करना। फॉर एग्जाम्पल मीथेन प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब मैंने एक चीज अभी आपको समझाई थी दैट एंथैल्पी वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। तो बेटा हम किसकी एंथैल्पी निकाल रहे हैं यहाँ पे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंबशन ऑफ मीथेन की एंथैल्पी। मतलब मीथेन शुड रिमेन 1, accordingly you need to balance all other elements provided methane would be 1 only। 1C 1C 4H 2H2O, ऑक्सीजन 2 + 2 4 2O2। तो कभी भी आप एंथैल्पी का क्वेश्चन जब आप करोगे तो इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड in accordance with the substance whose enthalpy is given to us या substance whose enthalpy need to be calculated, that need to be taken as 1 mole only। उसको आप 2 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप चाहे किसी और के मोल्स को फ्रैक्शन में भी लेना पड़े, मुझे जरूरी नहीं है यहाँ 2 ही होता, हो सकता है यहाँ पे 2/5 लेना पड़ता। आई वुड हैव टेकन 2/5, इसको नहीं छेड़ सकता था। बात समझ गए? पक्का? ठीक है। और इसी एंथैल्पी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालते तो उसको क्या नाम दे देते? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। दैट वुड बी एट 298 kelvins and 1 atm pressure। कोई दिक्कत? चले आगे? पक्का? नेक्स्ट आपके पास आती है बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम डिनोट करते हैं खासा टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने के लिए, ये सब भी तो बैठे हैं यार। नहीं बैठे? खाली बैठे हैं ना, ये सब भी सुन रहे हैं आराम से। इनको टाइम मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा मेल्टिंग। किसी भी चीज को मेल्ट करने के प्रोसेस को मैं नाम देता हूं फ्यूज करना, फ्यूजन। सो मान लो हमारे पास क्या है? H2O लिक्विड मान लो हमारे पास क्या है? H2O सॉलिड एंड आई एम कन्वर्टिंग इट टू, मेल्ट कर दिया बेटा। इस चीज को
इस प्रोसेस को सॉलिड टू लिक्विड मतलब 1 मोल ऑफ आइस को 1 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी पड़े या जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो उसी हीट को क्या बोलूंगा, डेल्टा फ्यूजन एच। और देयर कुड ऑल्सो बी which is being calculated at 298 kelvins and 180 m pressure. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कम्स इज enthalpy of vaporization. डेल्टा वेपराइजेशन एच क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड टू H2O गैस। इस प्रोसेस को कराने के लिए जो हीट लगेगी वो आपको क्या बोलोगे उसको, डेल्टा वेपराइजेशन एच। और वी कुड हैव आल्सो फाउंड आउट दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बोलो बेटा। इसी में ही फिफ्थ प्रोसेस इज एंथैल्पी ऑफ sublimation, delta sub H, that means H2O solid to H2O गैस। और अगर आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो डेल्टा सब H नॉट। क्लियर? लास्ट एंथैल्पी एक और आती है, देन वी वुड डू द न्यूमेरिकल्स, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एंथैल्पी का मतलब क्या बेटा, कोई भी सॉलिड सॉल्ट था आपके पास, उस सॉलिड सॉल्ट को पानी में डाल के आपने उसको लिक्विड मोल्टन एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, मोल्टन नहीं एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब क्या किया, मान लो AB सॉलिड, AB सॉलिड को आई हैव कन्वर्टेड टू A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी या रिलीज होगी उसको आप क्या नाम दोगे, डेल्टा सॉल्यूशन H। अगर आपको याद होगा हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ी थी लैटिस एंथैल्पी, क्या होती थी, कोई बता पाएगा? फॉर्म करते हैं, ब्रेक करते हैं, वाह। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो तो बेटा लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, और वो भी लगती नहीं है, वो रिलीज होती है हर समय, वो तो लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है। मैं लैटिस एंथैल्पी पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा लैटिस एंथैल्पी होती थी जो भी अमाउंट ऑफ हीट आपको लगे 1 मोल ऑफ अ सॉलिड को 1 मोल ऑफ केटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को आप बोलते थे लैटिस एंथैल्पी। जैसे यहाँ पे AB सॉलिड है तो पहले बेटा AB सॉलिड वुड गेट कन्वर्टेड टू A प्लस गैस प्लस
बी माइनस गैस, ए प्लस गैस और बी माइनस गैस में कन्वर्ट करेंगे पहले स्टेप में। बेटा ए प्लस गैस और बी माइनस गैस बनाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी उस हीट को हम नाम देते हैं डेल्टा लैटिस एच, मतलब लैटिस एंथैल्पी। और एक बार जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अब आप उसको बेटा वाटर में डाल के उसको एक्वस स्टेट में कन्वर्ट करते हो। सो दिस एंथैल्पी फ्रॉम गैसियस टू एक्वस इज गिवन द नेम ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इफ यू रिमेंबर, हमने जहां पे चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे एक बात करी थी दैट व्हाट आर स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, और हमने बोला था जो हमारा ऑल फोर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, चाहे वो एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो या इंटरनल एनर्जी हो, ऑल फोर आर द स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस क्या होते थे? जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट यू अडॉप्ट और फॉलो टू मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। बेटा आप ए बी सॉलिड से ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस पे ही जा रहे हो, एक इस स्टेप से जा रहे हो और दूसरा इस पाथ को यूज करके। तो इफ आई नीड टू से, कैन आई से दैट डेल्टा सॉल्यूशन एच इज डेल्टा lattice H plus delta hydration H? Can we say this thing according to state function thing that we have discussed? कोई भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से हो, कितने भी मल्टीपल स्टेप्स में हो, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है तो द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी वुड रिमेन टू बी सेम, बिकॉज एंथैल्पी इज अ state function which depends upon the initial state and final state of the system, irrespective of the path. Are we moving from here to here or are we moving from here to here? इसलिए मैंने ये वाली हीट को इक्वल टू दिस हीट के रखा, बिकॉज दोनों में हीट सेम आएगी, एंथैल्पी सेम आएगी। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? प्लीज टेल मी। ऑल एंथैल्पीज आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अब न्यूमेरिकल सीखने हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्लियर एवरीवन? पक्का से? ठीक है, जल्दी से फिर नोट डाउन करते हैं चीज़ों को और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। ध्यान से समझ के नोट डाउन करना, कॉपी करने की कोशिश मत